हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स भौतिक विज्ञान का सेट वन का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवा का कह दिया हुआ है कि व्यतिकरण की को परिभाषित कीजिए, समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। तो सबसे पहले इसमें उत्तर में दिया है कि जब समान प्रकार की तरंगे अर्थात जिनकी आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य समान हो तथा किसी माध्यम में एक ही दिशा में गति करती हो, तो उनके अध्यारोपण से निर्मित परिणामी तरंग की तीव्रता तरंगों को अलग-अलग तीव्रताओं के एक योग से भिन्न होती है और इस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। फिर इसमें है कि समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। सबसे पहले इसमें है कि समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले है समपोषी व्यतिकरण। पहले है कालांतर। जब दो तरंगे एक बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच का कालांतर 0 या 2 पाई का गुणज होता है। दूसरा है पथांतर। इसमें लिखा है कि तरंगों द्वारा तय किए गए पथों का अंतर तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज होता है। इसके बाद है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में पहले है कालांतर। इसमें लिखा है कि जब दो तरंगे एक बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच का कालांतर पाई या पाई का विषम गुणज होता है। इसके बाद इसमें है पथांतर में लिखा है कि तरंगों द्वारा तय किए गए पथों का अंतर तरंगदैर्घ्य का विषम गुणज होता है। क्वेश्चन ख में लिखा है कि ऑक्सीजन है जिसका द्रव्यमान है 16, परमाणु संख्या 8 का परमाणु द्रव्यमान 16 mu दिया हुआ है और इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान दिया है 0.0055 mu, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.007593 mu और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.008982 mu और 1 mu बराबर दिया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु संख्या 16 है, 8 है और परमाणु भार है 16। यानी कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन बताता है तो प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योगफल। तो अगर प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 8 होगा। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें 8 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालेंगे। देखेंगे 8 गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इसमें कितना दिया हुआ है, 1.007593। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1.00753। ठीक है। और जब हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा गुणा करने पर ये होगा 8.06074 mu। इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान तो ये हो जाएगा 8 गुणे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है इसमें 1.008982। यहाँ लिख देंगे 1.008982। और जब इसको हम गुणा करेंगे तो गुणा गुणा करने पर होगा 8.07185 mu। ठीक है। और इसमें निकाल लेते हैं न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान। इसको जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ निकाल लेंगे यहाँ कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8.06074 प्लस 8.07185। और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो होगा हम लोग का 16.1326 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान
ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 16.0000 एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 8 ही हैं। जितना प्रोटॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यहाँ लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बराबर हो जाएगा 8 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 0.00055। लिखेंगे 0.00055 mu, और इससे गुणा करेंगे तो हम लोग का होगा 0.0044 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसका हम अंतर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अंतर, इसको माइनस करेंगे। तो पहले इसमें कुल द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का है 16 दशमलव लगा सकते हैं, 0.000 दिया है माइनस, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 0.0044। ठीक है, माइनस करने पे होगा 15.9956 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति इसको स्विच करते हैं हम लोग डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान हम लोग का कितना निकला था, ये निकला है 16.1326। पहले देंगे 16.1326 माइनस, और उसके बाद नाभिक का द्रव्यमान। तो नाभिक का द्रव्यमान है मतलब ऑक्सीजन का परमाणु और का जो द्रव्यमान है ये, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके जो अंतर होगा वही हमारा नाभिक का द्रव्यमान होगा। नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा 15.9956। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारा आएगा 0.137, आगे जीरो अगर उसको छोड़ देंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हमको निकालना बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा ई बराबर होता है द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति बटे प्रति, द्रव्यमान क्षति बटे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्षति हमारा कितना है 0.137 बटे ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16, और 0.137 ये हम लोग का एएमयू है, एटॉमिक मास यूनिट, और दिया कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा की दिशा समान है और चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। तो पहला है कि जब चालकों में धारा की दिशा समान हो। तो इसमें दो चालक है, एक ए बी है, एक ए बी है, दूसरा है सी डी। ए बी में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और सी डी में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों चालकों में जो धारा है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है और इनके बीच की दूरी डी है।
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें जो बल लगेगा ये ऐसे, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इनके इसमें जो बल लगेगा वो आकर्षण का बल होगा। तो इसमें लिखा है कि माना ए बी तथा सी डी दो समांतर तार डी दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। दोनों तारों में क्रमशः I1 तथा I2 एम्पीयर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दोनों तार एक ही तल में स्थित हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दोनों तारों पर एक समान बल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बटे डी गुणे एल। एल क्या है? एल है तार की लंबाई। तो ये तार है, उनकी लंबाई क्या है? एल है। न्यूटन लगेगा और दोनों तार एक दूसरे पर समान बल से क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसके बाद दूसरा दिया कि चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो। तो इसमें दो चालक ए बी और सी डी, एक में धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, एक में धारा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो ये हमारी धारा I1 है, ये धारा I2 है और दोनों के बीच जो दूरी है वो D है। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इसमें लिखा है कि तार ए बी तथा सी डी में धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तार एक दूसरे को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बटे डी एल न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे। क्वेश्चन नंबर घ है कि व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो चित्र में ये जो चित्र दिया गया है व्हीटस्टोन सेतु का चित्र है। इसमें एक प्रतिरोध है P, दूसरा है Q, फिर R है और S है। इसमें ये संधि पर ये दोनों प्रतिरोध ऐसे जोड़े गए हैं। ये P और Q है श्रेणी क्रम में, S और R है श्रेणी क्रम में, और इसके बीच में ये जो दोनों प्रतिरोध हो जाएगा ये समांतर क्रम में होगा। और ये सेल से जुड़ा है, इसके बीच में यहाँ कुंजी है K1 और यहाँ कुंजी है K2, इसके बीच में लगा है एक गैल्वेनोमीटर धारामापी G लगा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कुंजी K1 को हम लोग इसमें इसको बंद करते हैं तो बंद करने से धारा प्रवाहित होने लगता है और धारा कहाँ से जाएगा? प्लस से माइनस की ओर। तो इसमें जो धारा है I धारा है, ये धारा दो भाग में बढ़ जाती है। इस इधर I1 हो जाती है और ये धारा क्या हो जाती है? I2 हो जाती है। और इसके बीच में जो BD है, BD के बीच में यहाँ एक कुंजी लगा है जो है K2। तो जब K2 कुंजी को हम बंद करते हैं तो इस प्रकार हम इसको समायोजित करते हैं कि जो धारा मापी है उसमें धारा का प्रवाह ना हो। जब इसको हम बंद करेंगे, बंद करना मतलब स्विच ऑन करना, तो स्विच ऑन करेंगे तब भी इसमें धारा का प्रवाहित नहीं होगा। तो इस अवस्था को हम कहते हैं संतुलन की अवस्था। इसमें लिखा हुआ है कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S हैं। बिंदु A तथा C के बीच बैटरी तथा कुंजी K1 जुड़ा है। भुजा AC बैटरी भुजा कहलाती है। बिंदु B तथा D के बीच एक धारामापी G तथा कुंजी K2 जुड़ा हुआ है। सेल से धारा I बिंदु A पर दो भागों में बढ़ जाती है। धारा I1 भुजा AB में तथा I2 धारा भुजा AD में प्रवाहित होती है। प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर भी धारा मापी में धारा प्रवाहित न हो, तो सेतु संतुलित अवस्था में कहलाता है। जब सेतु संतुलित अवस्था में होगा तो उसके भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच हमको संबंध स्थापित करना है, यानी कि P, Q, R, S के बीच में संबंध निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, लिखा हुआ है कि पुनः बंद परिपथ है, ठीक है, बंद परिपथ होगा। बंद परिपथ ए बी डी ए में यहाँ हम लोग का कौन सा है? ए बी और फिर यहाँ है डी और ए, ठीक है, ए बी डी ए इस परिपथ। इसमें किरचॉफ के नियम से क्या होगा? I1P प्लस IG। IG क्या है? IG है धारा मापी में प्रवाहित होने धारा। तो धारा मापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 0 के बराबर है, यानी कि धारा उससे प्रवाहित होने रही है, माइनस I2R बराबर 0। इसमें हम IG का मान रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का I1P माइनस I2R बराबर 0। माइनस I2R को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड,
ये हो जाएगा हम लोग का I1P बराबर I2R, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद बंद परिपथ BCDB में, इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो इसके अनुसार हो जाएगा I1Q माइनस I2S माइनस IG बराबर 0। तो इसमें भी IG का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा तब I1Q माइनस I2S, ठीक है, और माइनस 0, यहाँ पे हम लोग का 0 होगा, ठीक है। इसके बाद माइनस I2S को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा। तो I1Q बराबर I2S, इसको मान लेंगे समीकरण 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। इसमें I1 से I1 कट जाएगा, इसमें I2 से I2 कट जाएगा। P बटे Q बराबर R बटे आस, P बटे Q बराबर R बटे S, यही हमारा संबंध है। और अथवा दिया है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। इसमें ऐसे एक तार दिया हुआ है, तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, इसका प्रतिरोध है 16 ओम। मान लेते हैं तार की लंबाई है L, और ये जो क्षेत्रफल होता है इसको हम कहते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को मान लेते हैं A1। फिर इसमें लिखा हुआ है कि इसको पिघला कर इसकी लंबाई आधी कर जाती है, इस तरह आधी कर देते हैं इसकी लंबाई। तो लंबाई आधा करेंगे तो पहले L था, तो अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, L बटे 2। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको मान लेते हैं A2। तो इसमें जो तार है, तार का आयतन नहीं बदल रहा है, दोनों केस में तार का आयतन समान है। तो पहले इसमें लिख लेंगे, माना तार का प्रतिरोध R बराबर 16 ओम, ठीक है। तार की लंबाई बराबर L, इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ, इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो भाग है उसको कहा जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये किससे सूचित करते हैं, A1 से। इसमें लिखा हुआ है कि तार की लंबाई आधी करने पर, तार की लंबाई आधी करने पर नई लंबाई हो जाएगा L बटे 2 हो गया। फिर उसके बाद अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं हम लोग A2, और इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश, प्रतिरोध बराबर R डैश। तो इसमें जो तार है ये दोनों एक ही तरह के पदार्थ का बना हुआ है, यानी कि इसका जो प्रतिरोधकता होगा, रेजिस्टिविटी होगा, ओम दोनों का, ये रो जो होगा वो दोनों में क्या होगा, समान होगा। अब इसमें जो दोनों तार हैं, दोनों तार का जो आयतन होगा समान होगा। तो इसमें लिख लेंगे पहले तार का आयतन बराबर दूसरे तार का आयतन। तो तार होता है वो बेलनाकार होता है, उसके आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एच हो जाएगा लंबाई, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, यानी कि ए होगा। तो पहले तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A1, और लंबाई है L, बराबर दूसरे का तार का है A2, और इसकी लंबाई है L बटे 2। तो हम इसमें A2 को ले आते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर L को ले जाते हैं दाएं साइड, L बटे 2 गुणे L, L से L कट गया, तो A1 बटे A2 बराबर हो गया 1 बटे 2, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब इस तार में दोनों की प्रतिरोधकता समान है, यानी कि जो रो है ये दोनों में एक समान है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बटे ए। तो इसमें पहले तार के लिए हो जाएगा, पहले तार के लिए R बराबर रो लिखेंगे, लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है
A1। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर दूसरे समीकरण 1 तो हो गया, समीकरण 2। दूसरे तार के लिए इसका प्रतिरोध हम लोग माना है आर डैश, तो आर डैश बराबर रो लंबाई है एल बटे 2 और बटे ये है A2। तो 2 को लाएंगे दाएं साइड नीचे लाएंगे तो हो जाएगा आर डैश बराबर रो एल बटे 2A2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। एक 3। हम क्या करेंगे इसमें, समीकरण 2 में 2 से समीकरण 3 को भाग दे देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर हो जाएगा आर डैश बटे आर बराबर ये रो एल बटे 2A2 बटे रो एल बटे A1। तो रो एल से रो एल कट गया तो हो जाएगा आर डैश बटे आर बराबर हमें कितना है 16 ओम है तो 16 लिख देंगे बराबर ये A1 ऊपर चला जाएगा तो A1 बटे 2A2। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का R1 बटे 16 बराबर A1 बटे A2 का मान कितना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है 1/2। ठीक है, ये समीकरण 1 से 1/2 है तो इसका मान हम रखेंगे 1/2 और पहले से 2 है तो इसके बाद जगह कम है तो यहाँ लिख देते हैं तो जगह 2 दूनी 4 तो R1 बटे 16 बराबर 1/4, सॉरी R1 नहीं है आर डैश है तो 16 को ले जाएंगे दाएं साइड 1 में गुणा हो जाएगा आर डैश बराबर 16/4 और 4 16 कट गया 4 बार में आर डैश बराबर हो गया 4 ओम। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर अंगा में लिखा है किसी समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो उत्तर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो है समांतर प्लेट संधारित्र है, ये है एक्स और ये है वाई और इसका जो आवेश है ये हम लोग का क्यू प्लस, इसका आवेश है क्यू माइनस और इसमें इसको भू धरती से जोड़ा गया है, भू संपर्कित है, इसका आवेश है प्लस प्लस और इसका आवेश है माइनस माइनस। इसमें लिखा है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो प्लेटें एक तथा वाई एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर स्थित है। जो दोनों प्लेट है उनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी डी है। प्लेट एक्स पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा प्लेट वाई पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। इस पर आवेश प्लस है तो इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा प्लस है और इस वाले पर है माइनस सिग्मा है। प्लेट एक्स तथा वाई के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। यहाँ लिख देंगे हम लोग सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ई बराबर सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए, सिग्मा बराबर होता है हम लोग का क्यू बटे, यहाँ सिग्मा की जगह हम लिख देंगे सिग्मा की जगह लिखेंगे क्यू बटे, तो यहाँ क्यू बटे हो गया बटे एप्सिलॉन नोट। ये चला जाएगा नीचे तो ई बराबर हम लोग का हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट ए। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद ये जो दोनों प्लेट है एक्स और वाई इसके बीच का विभवांतर, तो इसका सूत्र होता है v बराबर ई गुणे डी और इसमें ई बराबर कितना है क्यू बटे एप्सिलॉन नोट ए, तो हम इसका मान रख देंगे तो v बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट ए और यहाँ डी है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब इसके बाद दोनों प्लेट जो समांतर प्लेट है इसकी धारिता, तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर क्यू बटे भी, तो हम यहाँ लिखेंगे C बराबर क्यू और भी का मान लिखेंगे समीकरण 2 से हो जाएगा क्यू डी बटे एप्सिलॉन नॉट ए और ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा तो C बराबर हम लोग का हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्यू डी, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी फैरेड। इसके बाद फिर जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।